तारीख थी 12 दिसंबर 1995। ताइवान इलाके के अंदर एक शख्स अपने घर के अंदर बैठा था। उसने अपने बॉस के पास फ़ोन किया और उससे कहा कि आज मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि आज मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया और मुझे काफ़ी चोटें आई हैं, और साथ में जिस घर में मैं रहता हूँ यहाँ पर हत्या कर दी गई है। 3 लोगों को यहाँ पर मार दिया गया है और मुझे मदद की ज़रूरत है। ये बात कहकर उसने फ़ोन काट दिया, जिसके बाद उसका मालिक पुलिस के पास फ़ोन कर देता है और पुलिस वाले मौके पर उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही सेकंड फ्लोर पर पहुंचे, उन्होंने गेट खोला। गेट खोलते ही सामने देखा चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि दीवारों पे भी खून के धब्बे लगे हुए थे। साथ में वहां पर पैरों के निशान भी थे, जैसे कि कोई चलकर यहाँ से आगे बढ़ा है। चारों तरफ पैर के निशान छपे हुए थे और उन्हीं जूतों के निशान के साथ एक बटन का निशान था। पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि ये बटन हमें मिल जाए तो हमें पता चल सकेगा कि ये हमलावर कौन था। ये बटन इसमें एक अहम सबूत हो सकता है। इसके बाद पुलिस वाले अब जैसे ही बेडरूम की तरफ जाने लगे, बेडरूम से पहले ही वहां पर एक महिला मरी हुई पड़ी थी और आगे जब वो बेडरूम में पहुंचे, वहां पर बाप बेटी मरे हुए पड़े थे। ये यू फैमिली थी जो यहाँ पर रहा करती, और जो यहाँ पर मिसिज यू थी उसको 22 बार चाकू मारे गए थे, और जो मिस्टर यू था उसको 9 बार चाकू मारे गए थे, और जो इन दोनों की बेटी थी यानी कि शेशान, उसको 20 बार चाकू मारे गए थे और इतनी बुरी तरीके से उसकी गर्दन भी काट दी गई थी। बस उसकी गर्दन थोड़ी सी बची हुई थी, वरना वो बिल्कुल अलग हो जाती। अब पुलिस वालों ने अपनी जांच शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि जो हत्यारा था वो खिड़की के रास्ते से इस घर के अंदर घुसा था और यहाँ पर कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं हुआ। मतलब कि जो हत्यारा था उसको इनसे कुछ निजी दुश्मनी थी, उसने जानबूझ के इनको यहाँ पर मारा है। किसी लूटपाट के इरादे से वो नहीं घुसा, बस उसने इनको मारने के लिए वो यहाँ पर घुसा था। और जो किलर था वो इन सबको मार कर इनके ऊपर कंबल और कपड़े ढककर चला गया था। उसका मानना था कि शायद ये दोबारा से इनकी आत्मा उठकर मुझे तंग ना करने लग जाए, क्योंकि ताइवान में बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है और वो हत्यारा भी इस अंधविश्वास के चक्कर में फंस गया था। और पूरी यू फैमिली को एक छोटे से चाकू से मारा गया, जो कि आम दुकानों पर सुपरमार्केट के अंदर मिल जाता है, जो कि हम घर के अंदर यूज करते हैं। उस चाकू से इस पूरी फैमिली को ही निपटा दिया गया। फिर पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से बातचीत करी, तब उन्होंने बताया कि एक दिन पहले तो सब कुछ ठीक था, हमें यहाँ पर इनके आपस में पति पत्नी के झगड़े की आवाज भी सुनाई दी थी, लेकिन हमें लगा कि ये आम झगड़ा है जो कपल के बीच में होता है, इसलिए हमने किसी भी पुलिस वालों के पास फोन नहीं किया। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ये सब चल रहा है और यहाँ पर ये कत्ल हो गया। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, जब इन बाप बेटी को यहाँ पर इस घर के अंदर मारा गया था, उस टाइम पर इनकी माँ यानी कि शैनन की माँ यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, वो बाहर गई हुई थी। और जो ये हत्यारा था ये पूरे 13 घंटे तक इस घर के अंदर मौजूद रहा, उसका आने का वेट कर रहा था। जैसे ही मिसिज यू इस घर के अंदर एंटर करती है और उसको भी वो मार देता है। अब पुलिस वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि कातिल कौन हो सकता है। ये इनके कोई जान पहचान वाला ही कातिल होगा, क्योंकि इतनी बेरहमी से इतनी बेदर्दी से इनको मारा, वो किसी निजी दुश्मनी के कारण ऐसा कर सकता है। और इसके बाद जो वो प्लम्बर था जिसने अपने मालिक के पास फोन किया था, वो प्लम्बर इस घर के अंदर किराए पर रहा करता। उसने इस घर के अंदर एक कमरा किराए पर ले रखा था और वो उसके अंदर रहा करता। उस प्लम्बर ने पुलिस वालों को बताया कि मैं घर के अंदर रात में मुझे इनके परिवार की आपस में लड़ने की झगड़ने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। सुबह 8 बजे जैसे ही मैं तैयार होकर नौकरी पर जाने लगा, मैंने अपना गेट खोला। मैंने जैसे ही गेट खोला, मेरे ऊपर उस हमलावर ने हमला कर दिया और मेरे ऊपर उसने चाकुओं से वार किया। मेरे 6 चाकू लग चुके थे और इस प्लम्बर का अब खून बहने लगा था। लेकिन सौभाग्य से जो ये प्लम्बर था ये पहले आर्मी में रह चुका था, ये एक सोल्जर था, इसलिए इसने इसका डटकर मुकाबला किया। और मुकाबला करने के दौरान अब किलर से इसने चाकू छीन लिया और उसके ऊपर ही वार कर दिया। वो भी अब घायल हो चुका था। काफी देर तक ये दोनों लड़ते रहे और आखिर में जो ये प्लम्बर था इसने इस किलर से कहा कि हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। जिसके बाद ये दोनों आपस में वहीं बैठ जाते हैं। अब प्लम्बर ने कहा कि तुम अपना काम कर लो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ना ही मैं
किसी को कुछ बताऊंगा, मैं वापस से अपने रूम में जा रहा हूँ। ये बात कहकर प्लम्बर अपने रूम में आता है और अंदर से लॉक कर लेता है। और अंदर आने के बाद वो प्लम्बर, जो कि उसके पास सामान था खुद का, प्लास, पेचकस वगैरह, वो हथियार के रूप में बना लेता है, ताकि वो सोच रहा था कि कहीं वो हत्यारा अब खिड़की से अंदर ना आ जाए, इसलिए वो उन पेचकस और प्लासों को पकड़कर वहां पर बैठा रहता है। और फिर लगभग शाम के 4 बजे जो मिसिज यू थी वो इस घर के अंदर एंटर होती है। अब प्लम्बर ने उसकी आवाज सुनाई दी, वो चीख चिल्ला रही थी। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। उसे पता चल गया था कि मिसिज यू को मार दिया गया है। थोड़ी देर के बाद जो प्लम्बर था उसने अपने बॉस के पास फोन किया। अब पुलिस इस घर के अंदर पहुंची। जैसे ही वो घर के अंदर आए, उन्होंने इस गेट के, जो प्लम्बर का गेट था वो बंद था, उन्होंने आकर गेट खोला और अंदर भी इसके खून फैला हुआ था, चारों तरफ खून के धब्बे थे। साथ में वो जिससे हत्या की गई थी वो चाकू भी अंदर पड़ा हुआ था। अब जैसे ही पुलिस वालों ने वो चाकू देखा, अब पुलिस वालों के सामने बहुत सारे सवाल आकर खड़े हो गए। अगर इस प्लम्बर ने उस हत्यारे पर काबू पा लिया था, उससे चाकू ही छीन लिया था, तो इसको डरने की क्या जरूरत थी? ये भागकर वापस अपने रूम में क्यों आया? और साथ में अगर जो हत्यारा था उसकी शक्ल इसने देख ली थी, तो उसने इसको जिंदा छोड़ा ही क्यों? वो इसको भी मार कर जाता। और पुलिस वालों को ये भी बात खटक रही थी कि जब ये चाकू अंदर पड़ा है, यानी कि जब उन्होंने आकर ही गेट खोला उसके बाद देखा गया वो चाकू अंदर था। अगर वो चाकू अंदर पड़ा है तो मिसिज यू को कैसे मार दिया? और तो और उस हत्यारा के जाने के बाद प्लम्बर ने पुलिस वालों के पास फोन नहीं किया, बल्कि अपने बॉस के पास फोन किया। ये बात भी उसके ऊपर शक करवा रही थी। पुलिस वालों ने अब उसे उठाया। पहले तो उसे हॉस्पिटल भेजा गया क्योंकि उसको काफी चोटें आई हुई थी। और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तब पुलिस वालों ने देखा कि उसके पैर के नीचे एक बटन चिपका हुआ, जो कि खून से सना हुआ है, और वही बटन के निशान अंदर पूरे घर में फैले हुए थे। पुलिस वालों को अब इसके ऊपर पूरा शक था, इसलिए वो उसके ठीक होते ही उसे उठा लेते हैं। क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा मानना था कि जो शैशान मारी गई है वो लगभग 20-22 साल की थी, और उसी से मिलती जुलती उम्र का ये प्लम्बर था। ये शायद इससे प्यार किया करता या इसको छुपके देखा करता। इसके पिता को पता चला होगा और उसने इसको धमकाया होगा, और ये गुस्से में आकर इन सब का इसने कत्ल कर दिया। और जो ये प्लम्बर था ये बार बार यही कह रहा था कि वहां पर एक व्यक्ति और था जिसने हत्या की है, यानी कि 5वां आदमी। लेकिन ये साबित करने से पहले ही जो पब्लिक मीडिया थी, उस मीडिया ने इस प्लम्बर को ही हत्यारा बना दिया और इसको वहां पर दोषी ठहरा दिया गया। जो पब्लिक थी वो इसके ऊपर भड़क चुकी थी कि इसने ही उन तीनों को मारा है। लेकिन पुलिस वाले अभी भी पूरे सबूत चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी निर्दोष को यहाँ पर सजा मिले। इसलिए वो दोबारा से उसी घटना स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पर जितना भी फर्नीचर था जो बिखरा हुआ था उसे वहां से हटा दिया जाता है और वहां पर दोबारा से जांच शुरू की जाती है। जैसे ही वो उन खून के धब्बों को देख रहे थे, वहां पर उन्हें एक और खून की बूंद मिलती है, जो कि किसी और व्यक्ति की थी। यानी कि जो वो 4 व्यक्ति वहां पर थे उनमें से वो किसी की भी नहीं थी, बल्कि वो 5वें व्यक्ति की थी। पुलिस वालों ने अब इस खून की बूंद को अब उस प्लम्बर की बातों से जोड़ना शुरू कर दिया कि उस प्लम्बर ने कहा था कि मैंने उस हत्यारे पर हमला किया था, उसकी नाक पर चोट लगी थी, शायद ये खून उसका हो सकता है। अब इस बात का पता चलते ही पुलिस वाले भागकर उस प्लम्बर के पास जाते हैं ताकि वो उससे दोबारा से पूछताछ कर सके और कुछ नया खुलासा हो सके। अब की बार जो ये प्लम्बर था इसने बताया कि मैंने 12 तारीख की रात को जो इनका आपस में झगड़ा चल रहा था उसमें मैंने ठीक सुना था, ये किसी लव अफेयर की बात कर रहे थे। और लगभग 2 दिन पहले यानी कि 10 तारीख को भी इनका कोई झगड़ा हुआ था, और जो वो लड़की थी यानी कि शैशान, उसका बॉयफ्रेंड इसके पिता से बात कर रहा था और यहाँ पर इनका झगड़ा हो रहा था। ये बात सुनते ही पुलिस वाले अब समझ चुके थे कि शायद ये किसी प्यार का मामला है, प्यार के चक्कर में इन सबको यहाँ पर निपटा दिया गया। इसलिए शैशान का जो वहां पर कंप्यूटर रखा गया था उसको पुलिस वालों ने ओपन किया। उसके अंदर उन्होंने देखा और उससे उन्हें पता चला कि इसका किसी व्यक्ति के साथ चक्कर चल रहा था, जो कि इसका ही टीचर था, और उस व्यक्ति का नाम ड्यू हैन चैंग था, जो कि इससे 16 साल बड़ा था। और ये दोनों रिलेशनशिप में थे, ये एक दूसरे को डेट कर रहे थे। साथ में पुलिस वालों ने इसके क्लासमेट से यानी कि शैशान के क्लासमेट से पूछा, तब उन्होंने बताया कि ये दोनों कई सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। और तो और इनके माता पिता को भी पता चल गया था, यानी कि शैशान के माता पिता को इसके बारे में पता चल गया और वो इससे खिलाफ थे। और इससे आगे के सवालों का जवाब पाने के लिए पुलिस वाले अब ड्यू को ढूंढना चाहते थे। अब वो सीधे ही जहां पर वो
वो पढ़ाया करता उस स्कूल में पहुंच गए। लेकिन वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चला कि वो तो एक हफ्ते की छुट्टी पर गया हुआ है और जिस तारीख को ये हत्या हुई थी उस दिन भी उसके नाक पर चोट लगी हुई थी। उसने आकर कहा कि मेरा कार एक्सीडेंट में ये चोट लगी है और आगे के लिए उसने एक हफ्ते की भी छुट्टी ली ताकि वो आगे आराम कर सके और उसकी चोट जल्दी ठीक हो सके। जिसके बाद पुलिस वालों ने स्कूल वालों से अब उसके घर का एड्रेस लिया। अब वो सीधे उसके घर के एड्रेस पर पहुंचे। वहां पर जाकर देखा तो वो ड्यू वहां पर था ही नहीं, वो वहां से भाग चुका था। पुलिस वालों को अब समझ आ चुका था कि हो ना हो यही कातिल है, इसने ही उनकी हत्या की है। इसके बाद पुलिस वाले 4 टीम बनाते हैं। चारों टीमों को अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है और इसी दौरान सब जगह जब वो छापामारी कर रहे थे उस टाइम पर जो ड्यू था अपनी बहन के घर पर छिपा हुआ था और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना सामान सारा का सारा पैक करके गाड़ी के अंदर रख लिया था और 2-4 मिनट की अगर देरी हो जाती तो वो वहां से भाग जाता। पुलिस वालों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया था। बाद में जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई उसके अंदर उसके जूते मिले। उसने जूतों को तो साफ कर दिया था लेकिन उसके ऊपर अभी भी खून के छींटे लगे हुए थे और जब इस जूते पर लगे खून को टेस्ट किया गया तो ये खून उनसे मैच हो गया, यानी कि यू फैमिली से ये मैच हो चुका था। अब जैसे ही उसे पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद अब उससे पूछताछ की गई कि उसने ऐसा क्यों किया। वो जब शैशन से इतना प्यार करता था तो उसने उसको मारा क्यों और साथ में उसके परिवार को क्यों मार दिया। उसने कुछ भी नहीं बताया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो पुलिस वालों को डांट रहा था। जी हाँ, वो पुलिस वालों पे गुस्सा कर रहा था ताकि पुलिस वाले उससे कुछ पूछे ना। और फिर पुलिस वालों ने जो सेशन थी उसका जो कंप्यूटर था उसके अंदर से एक टेक्स्ट मैसेज पढ़कर इसको सुनाया और ड्यू ने जैसे ही वो मैसेज सुना वो टूट चुका था। वो बिल्कुल शांत होकर बैठ गया और सब कुछ पुलिस वालों को बताने लगा। उसने बताया कि चीन कंबोडिया के युद्ध के दौरान वो उसकी फैमिली के साथ वियतनाम भाग गया था और 1990 में वो अब ताइवान में आकर बस गया और यहाँ पर आने के बाद वो बायोलॉजी का टीचर लग गया। और जब ये यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाया करता उस स्कूल के अंदर ही इसकी मुलाकात शैसेन से हुई थी। उस टाइम पर वो सिर्फ 7वीं क्लास में थी लेकिन इन दोनों ने आपस में बातचीत करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये फोन पर बात करने लगे और ये बहुत ज्यादा क्लोज हो गए। ये दोनों अब एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन 6 महीने के बाद ही जो ये ड्यू था इसको कहीं और जाना पड़ा पढ़ाने के लिए। इसको 3 साल के लिए बाहर जाना पड़ा और जैसे ये बाहर गया जो ये शैशन थी इससे रहा नहीं गया। ये बार बार उससे फोन पर बात किया करती कि तुम वापस आ जाओ। और ऐसे ही 1993 में जो ये ड्यू था ये वापस से वहीं पर आ जाता है और यहाँ पर ये पढ़ाने लगता है और यहीं पर दोबारा से मुलाकात इसकी शैशन से होती है। यहाँ पर दोबारा जब ये मिले ये दोनों इंटीमेट भी हो गए और इसके बाद जो शैशन थी वो हाई स्कूल में गई। उसको लैंग्वेज स्किल्स सिखाने के लिए वो अपने साथ लेकर जाया करता, उसको वो ट्यूशन दिया करता। और जो शैशन के दोस्त थे उन सबको पता था कि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब पुलिस वालों को यही पता करना था कि इतना प्यार करने वाला रिश्ता एकदम से इतनी नफरत उसके खिलाफ क्यों पैदा हो गई। तब उसने बताया कि जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते उसके माता पिता को पता चल गया और उसको वो बहुत ज्यादा मारा पीटा करते। साथ में कई बार तो वो उसे घर के अंदर बंद भी कर दिया करते। और जब शैशन को घर के अंदर बंद कर दिया जाया करता उस टाइम पर वो बस फोन पर ही बात किया करते। और ऐसे ही उन्होंने 10 दिसंबर को रात को फोन पर बात की थी। शैशन ने कहा था कि तुम मेरे घर पर आकर मेरे माँ बाप से बात कर लो। इसलिए जो ये ड्यू था ये इनके घर पर आया था। लेकिन घर पर आते ही जो इसके माता पिता थे वो बहुत ज्यादा भड़क चुके थे। वो इसको गालियां देने लगे और तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि वो इसको पीटने लगे। ड्यू वहां पर नीचे बैठा बैठा रो रहा था। वो इनके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि आप लोग मुझे मत मारे, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। तब जो शैशन के पिता थे उसने कहा कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते तो तुम्हें पहले एक बहुत बड़ा घर खरीदना होगा। लेकिन जो ये ड्यू था इसके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि इसे तो अभी 1-2 साल ही हुए थे नौकरी करते हुए। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये एक घर खरीद ले और इसको रहने के लिए दे सके। इसने कहा कि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है और ये पीछे हट गया। इस बात से जो शैशन के पिता थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने इसके ऊपर एक और आरोप लगा दिया कि तुम मेरी बेटी के साथ इंटीमेट हुए हो तो अब इस बारे में मुझे पता है और मेरी बेटी की उम्र बहुत छोटी है। अगर मैं ये बात एक
शिक्षा मंत्री को बता दूंगा तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, साथ में तुम्हारे कैरेक्टर पर भी सवाल उठेंगे। इस बात से ये बहुत ज़्यादा डरने लगा और इसके पिता ने यानी कि शैशन के पिता ने ये भी कहा कि अगर तुम अपनी इस बात को छुपाए रखना चाहते हो तो तुम मुझे $12 मिलियन दो। 12 मिलियन ताइवान डॉलर इसके पिता ने मांगे, लेकिन इतने पैसों में तो 2-3 घर आ जाए। अब इसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ बात करके वहां पर इस बात को खत्म किया। और जो ये शैशन थी ये इनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, बल्कि ये गोद ली हुई थी, क्योंकि जो शैशन के माता पिता थे वो बहुत ही ज्यादा काम नहीं किया करते, उनका बिजनेस में लॉस हो चुका था और वो जुआ खेलने के आदी हो गए थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका था। तब उन्होंने इस शैशन को गोद लिया था ताकि वो आगे जाकर इससे लाभ उठा सके। यानी कि जो अब ये ड्यू था ये समझ रहा था कि इन्होंने मुझे फंसाया है और मुझसे पैसे हटने के लिए इन्होंने शैशन का इस्तेमाल किया है और शैशन ने इनका साथ दिया है। इस बात से ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वहां से चला गया। वहां से जाने के बाद जो शैशन थी उसने ड्यू के पास फोन भी किया। उसने कहा कि अगर तुम पैसे भी ले आओगे तब भी ये हमारे प्यार को नहीं समझेंगे और हमारी शादी नहीं करवाएंगे। अब इस बात से भी जो ये ड्यू था ये बहुत ज्यादा भड़क चुका था, इसको बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। अब इसने पुरानी बातों को याद करना शुरू किया कि वो मुझे धोखा दे रही है, वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। और फिर वो सीधा ही सुपरमार्केट जाता है, वहां से चाकू खरीदता है और शाम के टाइम पर उनके घर में घुस जाता है। वो सीधा ऊपर की बिल्डिंग पर चढ़ता है, छत के रास्ते से वो दूसरे फ्लोर की रसोई से अब घर के अंदर घुस चुका था। सीधा ही वो पहले मिस्टर यू के पास जाता उसके रूम में, उसके ऊपर उसने जाते ही हमला कर दिया। उस टाइम पर मिस्टर यू सो रहे थे, वो उस हमले से उठ गए। उन दोनों के बीच में अच्छी हाथापाई हुई, लेकिन आखिरकार उसने यू को मार दिया। और जब उसने बीच बचाव के लिए आवाजें लगाई तभी जो शैशन अपने रूम में सो रही थी वो उठकर उसके पास आई अपने पिता को देखने के लिए। जैसे ही वो उस रूम में घुसती है, जो ड्यू था उसने बिल्कुल कुछ भी इसके बारे में नहीं सोचा, उसने चाकू उठाया और सीधा उसके ऊपर भी वार कर दिया। वो बिल्कुल भूल चुका था कि उसने कभी उससे प्यार किया था, उससे वो शादी करना चाहता था। पता नहीं उसके दिमाग पर क्या सवार था, बस वो यही सोच रहा था कि उसने मुझे धोखा दिया है। उसने सीधे उसके ऊपर वार कर दिया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसे पता चला कि जो शैशन है उसकी माँ बाहर गई हुई है। अब उसका वो वेट करने लगा। साथ में उसे पता चला कि घर के अंदर एक किराएदार है और वो प्लम्बर है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसको पहचान लेगा, उसके खिलाफ गवाही देगा, इसलिए उसने उसके ऊपर भी हमला किया। और उसके साथ हाथापाई करने के बाद जो प्लम्बर था उसने हार मान ली और उसने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी गवाही नहीं दूंगा। जिसके बाद वो अंदर चला जाता है और जैसे प्लम्बर ने बताया था उसने ड्यू से वो चाकू छीन लिया था। उसके कमरे में जो चाकू था वो अलग था। और इसके बाद जो ये ड्यू था ये किचन में जाता है, वहां से एक और चाकू उठाता है। बिल्कुल ये वैसा ही चाकू था जो अंदर पड़ा हुआ था इस प्लम्बर के पास, बिल्कुल सेम टू सेम ये 2 चाकू थे। यहाँ पर 2 चाकुओं का इस्तेमाल किया गया था। और अब शाम के 4 बजे जैसे ही वो मिसिज यू घर में एंटर होती है, वो अपने चाबी लगाकर अंदर घुसती है। वो चाबी निकाल पाती उससे पहले ही उसने उसके ऊपर 22 बार चाकुओं से हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वो वहां से निकलकर भाग जाता है। अब पुलिस वालों ने ये केस सॉल्व कर लिया था। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा पुलिस वालों ने उस सेशन के कंप्यूटर के अंदर से क्या पढ़कर इसको बताया था जिसकी वजह से ये टूट गया। तो इसको पुलिस वालों ने बताया कि उसके अंदर एक मैसेज लिखा गया था जो कि शैशान ने अपने माता पिता के लिए छोड़ा था। उसमें लिखा था कि मैं आज रात को भाग जाऊंगी, जिस व्यक्ति से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उसके पास चली जाऊंगी। ये मैसेज सुनते ही वो टूट चुका था, क्योंकि उसने सोचा था कि जो शैशान है उसने उसे धोखा दिया है, लेकिन वो तो उससे प्यार करती थी, उसने धोखा नहीं दिया था। एक गलतफहमी की वजह से उसने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। और इतने दिन लगातार भागते हुए वो बहुत ज्यादा थक चुका था। ये सारी बातें बताने के बाद वो वहीं पर पुलिस स्टेशन के अंदर सोफे के ऊपर सो गया। पुलिस वाले सभी उसकी तरफ देख रहे थे, वो सभी उसके प्रति थोड़ी सी दया भी दिखा रहे थे। और फिर इसे अदालत में पेश किया जाता है। ऐसे ही केस बढ़ता रहता है और 1998 में इसे मौत की सजा सुना दी जाती है और जल्द ही इसे फांसी भी दे दी जाती है। और फांसी के आखिरी टाइम तक ये खुद को कोस रहा होगा कि अगर मैं एक बार उससे बात कर लेता तो सब कुछ ठीक हो जाता। उसने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया और खुद को आखिरी वक्त तक वो कोस रहा होगा कि मैंने अपनी प्रेमिका को मार दिया। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।